इस जंग के बीच में जो बाइडेन का इजराइल पहुंचना बहुत अहम है, कई मायनों में अहम है और इसकी पूरी चर्चा भी हम करते हैं। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता राजेश पवार जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले लेकिन मैं आपसे जो अस्पताल पर हमला हुआ है उसको लेकर बात करना चाहती हूं, क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरह का कोई हमला होता है और पहले एक तरफ से कह दिया जाता है कि भाई ये इजराइल की तरफ से आए मिसाइल, इजराइल ने अपनी तरफ से वीडियो जारी करके साबित करने की कोशिश की कि नहीं, ये मिसफायर हुआ है, उनका अपना हथियार। लेकिन हम अभी की परिस्थितियों में देखें, उस वीडियो को देखें खासकर, तो क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि किसकी मिसाइल के हमले में वो अस्पताल ध्वस्त हुआ है और इतने सारे नागरिक मारे गए हैं? देखिए, कुछ भी चीज दावे के साथ नहीं कही जा सकती, इसमें कुछ भी चीज प्रूव नहीं की जा सकती कंक्लूसिवली। इसराइल ने एक ऑडियो टेप इशू किया है जो दो हमास लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे एक रॉकेट फेल हुआ है और वहां गिरा है। उस वक्त इसराइल के ऊपर हमला भी हो रहा था, मैंने वो हमला रिकॉर्ड किया। तेल अवीव पे रॉकेट्स आए हैं। ये कहना मुश्किल है कि वो रॉकेट किसका था। देखिए, इसमें हम सब कयास लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक दो चीज इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि अगर ये एक रॉकेट अटैक था तो इसमें 500 लोग कैसे मारा जा सकते हैं? जो ये रॉकेट अटैक हो रहे हैं, 2 लोग 4 लोग मरते हैं, 500 लोग एक रॉकेट अटैक में अगर मारे गए हैं तो इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उस इलाके में कहीं नीचे कोई एम्यूनिशन डंप था, हॉस्पिटल के नीचे या हॉस्पिटल के आसपास, तभी इतना बड़ा नुकसान एक रॉकेट अटैक से हो सकता है। दूसरा, इस रॉकेट अटैक का टाइमिंग देखिए। प्रेसिडेंट बाइडेन आज आए हैं इजराइल में, कल वो आने के कुछ घंटे बचे थे और इतना बड़ा अटैक होना और फिर ये क्लेम किया जाना कि 500 लोग मारे गए हैं, अपने आप में कहीं संदेह का निशान उठाता है। 500 लोगों का मारा जाना 6 घंटे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन के आने से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें शक हमास के ऊपर, जो ये दूसरे प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनकी तरफ जाता है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। और ये हजम नहीं हो रहा कि एक रॉकेट अटैक से इतना बड़ा हादसा होगा। अभी तक कोई ये प्रूफ भी सामने नहीं आया कि सही में 500 लोग मारे गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं ये सब बोल रहा हूं कि अभी तक कंक्लूसिवली ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है। तो ये कहना, अपने आप में मान लेना कि हमास ने बोला है और हमने मान लिया 500 लोग मारे गए हैं, अपने आप में इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे शक है। ओवर टू यू राजेश, अभी तक जब बाइडेन आने वाले थे तो केवल इजराइल का दौरा नहीं करने वाले थे, लगभग 40 घंटे उनकी और भी मुलाकातें होनी थी जो संभव अब नहीं हो पा रही हैं। तो बाइडेन का आना और ये कहना कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, सीधे सीधे उन्हें एक पक्ष तो बना ही रहा है, लेकिन उनके आने का फायदा कितना है यहां पर और नुकसान कितना है इस पूरी जंग की अवधि को अगर हम देखें, ड्यूरेशन को देखें, उसे लेकर? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन जब इजराइल में आए हैं तो उनका सबसे बड़ा मकसद था इजराइल को ये संदेश देना और दुनिया को संदेश देना, इंक्लूडिंग ईरान, कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, डटकर खड़ा है, और युद्ध हुआ तो अमेरिका साथ देगा। दूसरा, जो वेस्टर्न एलाइज हैं, जो वेस्टर्न यूरोपीय कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक डिससेटिस्फैक्शन की आवाज उठ रही थी। कुछ मिनिस्टर्स बयान दे रहे थे कि जेनोसाइड हो रहा है, जो सीज हुआ है गाजा का, नहीं होना चाहिए, इसमें हम साथ नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक संदेश देना था कि अगर अमेरिका साथ खड़ा तो वेस्टर्न यूरोप साथ खड़ा होगा ही होगा। और जो ये बम धमाका हुआ है हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए था। जो एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी कि जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, ये सब प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहेंगे। एक हमले से उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया है, पूरी डिप्लोमेटिक अप्रोच को। दूसरा, कहीं ना कहीं उन्होंने जो सिंपैथी थी इजराइल के साथ, उसको खत्म करने की कोशिश की है ये अस्पताल में हमला करके। और मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों अगर आप देखें तो ज्यादा शक इस तरफ जाता है कि जो ये हमला हुआ है ये इजराइल की तरफ सिंपैथी खत्म करने के लिए हुआ है, वेस्टर्न अलाइज को इजराइल से दूर करने के लिए हुआ है, और कहीं ना कहीं ये इजराइल ने नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। ओवर टू यू। इस सब के बीच जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो टेलीविजन से हमारे सामने आ रही हैं, उसमें जो बाइडेन और नेतन्याहू की यह मुलाकात और इससे बढ़ती हुई कई उम्मीदें भी। लेकिन राजेश, साथ में यह भी चर्चा होती है कि जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो एडवांस करेंगे, लेकिन ये चर्चा काफी दिनों से हो रही है और आगे इसे लेकर कुछ मुकम्मल नहीं बताया जा रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, ये चर्चा जो हो रही है, उन लोगों को ना तो मिलिट्री की समझ है, ना उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन की समझ है। आर्म चेयर एक्सपर्ट्स हैं, बैठे बैठे कुछ भी बोलते रहते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुश्किल चीज होती है। देखिए, उसमें आपको बिल्डिंग टू बिल्डिंग, स्ट्रीट टू स्ट्रीट सर्च करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। बहुत बड़ी कैजुअलिटीज होती हैं, और गाजा में खासकर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा गाजा इस टाइम माइंड है, एरियाज माइंड है, अंदर टनल्स हैं, फोर्टिफाइड है, उधर उन्होंने एम्यूनिशन डंप्स लगा रखे हैं अपने।
तो अगर आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करती है तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्राउंड ऑपरेशन बहुत जल्दी होने वाला है, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें काफी वक्त लगेगा जब तक कि वो उसे पूरी तरह से हवा से ध्वस्त नहीं कर देते। ग्राउंड इंपैक्ट इतना होना चाहिए कि अंडरग्राउंड टनल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन्होंने ये एयर ऑफेंसिव से अचीव कर लिया है, उसके बाद ही ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। उसके बिना ग्राउंड ऑपरेशन असंभव है गाजा के अंदर इस वक्त। दूसरा बड़ा कारण ये था कि इजराइल ये इंश्योर करना चाहता था कि जब वो गाजा में घुसती है आईडीएफ, तो नॉर्थ की तरफ से यानी कि लेबनान से हिजबुल्लाह उसमें शामिल ना हो जाए, या पूर्व की तरफ से जॉर्डन और सीरिया में जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो इस युद्ध में शामिल ना हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आईडीएफ को कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना पड़ता, जो कि आईडीएफ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। तो ये दो बड़े कारण हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव अब तक नहीं हुआ है और इसमें अभी भी होने में कुछ वक्त लगेगा। ओवर टू यू। क्या ये भी एक गुंजाइश है कि जो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बंधकों को टनल्स में रखा गया है नीचे, तो टनल्स को भी लेकर कोई ऑल आउट कार्रवाई नहीं हो पा रही, और जब तक वो ना हो पाए तब तक वाकई ग्राउंड ट्रूप्स अंदर जाकर ऑफेंसिव नहीं शुरू कर सकते? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इतिहास से। अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था 1973 के आसपास, 1970 के दशक में, और अमेरिकन आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, और जो वियत कॉन्ग्स थे जो लड़ रहे थे अमेरिका से, वो बेचारे सिर्फ छोटी मोटी पुरानी राइफलों से लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी थी, बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन जो उन्होंने टैक्टिक्स यूज की थी वो टनल्स की थी, जिसको अमेरिकन भेद नहीं पाए थे। उन्होंने पूरे इलाके में टनल्स का जाल बिछा दिया था। कहीं ना कहीं हमास ने वियत कॉन्ग से ये एक सीख ली है मिलिट्री हिस्ट्री से, और इसको इंप्लीमेंट किया है, और आईडीएफ इस बात को जानती है, और यही कारण है कि अब तक जो है हमला नहीं हो रहा है। जो होस्टेजेस हैं वो कहां छुपाया गया है, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो कहीं डीप इनसाइड गाजा है। टनल्स में भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स में भी हो सकते हैं, कहीं भी गाजा के अंदर डीप है, बॉर्डर के आसपास नहीं है, ये सर्टेन है। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।